जय श्री कृष्ण। राधे राधे साथियों। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। ये हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट सभी के लिए उपयोगी है। प्रोफेसर कार्लाइल ने एक परिभाषा दी है कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। रामचंद्र शुक्ल ने दी है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। 84 वैष्णव की वार्ता, ये रचना किसकी थी? गोकुल नाथ। 252 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ, भक्तमाल, नाभादास, वल्लभ दिग्विजय, यदुनाथ, भक्त नामावली, ध्रुवदास, कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, सुंदरी तिलक, हरिश्चंद्र, कवि नामावली, शुद्धन की। तो हिंदी साहित्य के इतिहासकार जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी का इतिहास लिखने की शुरुआत की, उनमें सबसे पहला नाम आता है गारसदे तासी का। तो गारसदे तासी ये हमारे भारत के नहीं थे, कहाँ के थे? फ्रेंच विद्वान थे। तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ये ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में रचित है। इस रचना के 2 संस्करण थे। संस्करण कितने थे? 2 और भाग थे 5। तो संस्करण पूछे तो संस्करण तो थे संस्करण थे 2 और इन 2 संस्करणों को 5 भागों में विभाजित किया था। तो प्रथम संस्करण में 2 भाग थे और दूसरे संस्करण में 3 भाग थे। तो प्रथम भाग 1839 ईस्वी और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण 3 भागों में, प्रथम और द्वितीय 1870 ईस्वी, तृतीय भाग 1871 ईस्वी में। प्रकाशन कहाँ से हुआ? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड से। लक्ष्मी सागर वासने ने इस ग्रंथ में अनुवाद किया। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था। किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। तो गारसद तासी का इतिहास लेखन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास माना जाता है। यानी इनसे पहले किसी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की शुरुआत नहीं की थी। और इस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी में किया था लक्ष्मी सागर वासने ने। यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। जैसे पहले ए आ गया, ए नाम वाले कवि, फिर आ के, ऐसे ई के या के बाद ख गए, इस प्रकार से। तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल 738 कवियों की चर्चा की है, जिसमें अंगद से लेकर के हेमंत तक हिंदी के कितने हैं? 72 कवि हैं। तो कुल कवि पूछे तो 738। हिंदी के पूछे कि हिंदी के कितने कवि हैं? तो हिंदी के कवि हैं इसमें 72। इस ग्रंथ में उर्दू के कवियों की संख्या ज़्यादा है। हिंदी उर्दू के विवाद में तासी का झुकाव उर्दू की ओर अधिक था। वे हिंदी को बद्दी बोली मानते थे। यानी गिरियसन तासी हिंदी को कैसी बोली मानते थे? बद्दी बोली। पंजाब के बाबू नवीन चंद्र ने जब उर्दू को आशिकी की जबान की संज्ञा दी, तब पेरिस में बैठे बैठे तासी बहुत चिढ़े थे। काल विभाजन, नामकरण, हिंदी का पहला कवि आदि प्रश्नों पर यह ग्रंथ मौन है। यानी इनके बारे में इस ग्रंथ में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। रामचंद्र शुक्ल ने इस पुस्तक को व्रत संग्रह मात्र कहकर पुकारा है। दूसरे कवि कौन से आ जाते हैं? शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की शुरुआत किसने की? तो शुरुआत तो की थी गारसद तासी ने, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखने की शुरुआत किसने की? शिव सिंह सेंगर ने।
इनकी पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य लिखने का दूसरा प्रयास वह भारतीय विद्वान द्वारा पहला प्रयास था, यानी किसी भारतीय ने तो ये पहली बार लिखा। और हिंदी साहित्य लिखने में वैसे इनका दूसरा था। प्रकाशन कहाँ से हुआ? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ द्वारा। विशुद्ध हिंदी कवियों रचनाकारों की बात करने वाले पहला इतिहास ग्रंथ है। हिंदी भाषा में लिखा गया भी ये पहला इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि पहला ग्रंथ इस्तवार दा लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी था, जो ताशी ने लिखा था, लेकिन वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। तो हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा था? मिस्र बंधु का, सॉरी, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने 1003 हिंदी कवियों की चर्चा की है इसमें। सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 713 ईस्वी से स्वीकार किया है, ये बात भी महत्वपूर्ण है। और इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? पुष्य और पुंड को, या तो पुष्य या पुंड, यानी ये हिंदी के पहले कवि मानते हैं और 713 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। यह रचना प्रारंभ में 878 ईस्वी में प्रकाशित कर दी गई थी, परंतु कुछ कमियां रह जाने के कारण इसका वितरण नहीं किया गया। पुनः संशोधन 1883 ईस्वी में किया गया। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। कवियों के जन्म काल, मृत्युकाल का उल्लेख भी किया गया, परंतु वर्तमान में अधिकांश अमाननीय किए जा चुके हैं, यानी मान्य नहीं है। हिंदी के साथ अब ब्रज कवियों को भी स्थान दिया गया। रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को क्या कहा? इतिवृत्त संग्रह की संज्ञा दी। तो हमने दो कवि पढ़ लिए, एक तो गारशा दत्तासी और दूसरा शिव सिंह सेंगर। तीसरे कवि कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनकी पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये आयरलैंड के निवासी थे। इन्होंने अपना ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा, जो 1888 में प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सेंगर ने अपना 1883 में प्रकाशित किया शिव सिंह सरोज, और ग्रियर्सन ने पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये 1888 में प्रकाशित हुई। ये काल अनुक्रम पद्धति में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ था, यानी काल के अनुक्रम के अनुसार। इससे पहले वर्णानुक्रम पद्धति में लिखे गए थे, ये समय के अनुसार लिखा गया था। किशोरी लाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। ताशी के ग्रंथ का अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि किसने किया था हिंदी में? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो गारशा द ताशी को लक्ष्मी सागर से जोड़ के याद रखना है, और ग्रियर्सन को किशोरी लाल गुप्त। इस ग्रंथ में पहली बार कालानुक्रम से रचनाकारों को वर्गीकृत किया गया, साथ ही रचनागत प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया। ये इतिहास ग्रंथ कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। प्रथम बार काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया गया। तो ये बात भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि प्रथम बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किसने किया? ग्रियर्सन ने। संपूर्ण इतिहास को 12 अध्याय में विभाजित किया गया। इन्होंने 646 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। भक्ति आंदोलन यानी आदिकाल को चारणकाल की संज्ञा दी ग्रियर्सन ने, और भक्ति आंदोलन को धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा देते हुए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल घोषित किया। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कौन से काल को? भक्ति आंदोलन को। किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। पहली बार काल विभाजन का प्रयास किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रथम बार कालक्रम के अनुसार कवियों को लगाया गया और प्रथम बार ही काल विभाजन किया गया। इनका भाषा सर्वेक्षण भी चर्चित ग्रंथ रहा है, यानी इनकी दूसरी पुस्तक कौन थी? भाषा सर्वेक्षण। लगभग 1000 कवियों का विवेचन किया गया है। वास्तविक संख्या यानी 952 कवियों का वर्णन किया गया है। अगले कवि हैं मिस्र बंधु। इनकी पुस्तक थी मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु में 3 कवि थे, गणेश बिहारी,
श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई मिश्र बंधु नाम से प्रसिद्ध हुए। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में लिखा गया, यानी 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रथम, द्वितीय व तृतीय भाग का प्रकाशन 1913 यानी पहला, दूसरा, तीसरा यानी 3 भागों का तो हुआ 1913 में, और चौथे खंड का हुआ 1934 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु विनोद कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया साहित्य इतिहास ग्रंथ था, यानी प्रथम 2 ग्रंथ पढ़े कौन कौन से? शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज और तासी का द लिटरेचर हिंदुस्तानी, वो तो लिखे गए थे वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है? यानी वर्णों के अनुसार, जैसे पहले ए नाम के कवि आ गए, इसके बाद क नाम के आ गए, ख नाम के आ गए, यानी वर्णों के अनुसार। और कालानुक्रम में क्या होता है? समय के अनुसार। तो मिश्र बंधु विनोद भी कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया साहित्य इतिहास ग्रंथ है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि मिश्र बंधु हिंदी के पहले ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने एक ही कालखंड को 2 उपभागों में विभाजित करने की पद्धति का प्रचलन किया। सबसे पहले प्रयास किसने किया काल विभाजन का? अभी पढ़ा था, किसने किया था? ग्रियर्सन ने। इन्होंने कितने कालों में बांटा? 12 में। लेकिन प्रथम बार उपभागों में, यानी कोई एक कालखंड है उसको 1, 2 यानी 3 जितने भी भाग, यानी 1 या 2, तो 2 भागों में एक कालखंड को किसने बांटने का प्रयास किया? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु में 5000 हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है। मिश्र बंधु विनोद को महाभारत संज्ञा की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने। इससे पहले जितने ग्रंथ आए थे उनको किसी इतिवर्ष संग्रह तक के कहा था, लेकिन इसको बड़ा भारी वर्त या महाभारत की संग्रह रामचंद्र शुक्ल ने दे दी। रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण देने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीधे सीधे इस ग्रंथ का उपयोग किया है, यानी इसे भारी व्रत संग्रह तो कहा, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था उसमें रीतिकाल के संदर्भ में जो कवियों का वर्णन किया है वो कौन से ग्रंथ से उठाया? मिश्र बंधु विनोद से। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु की अन्य रचना है। ये दूसरी रचना का नाम है हिंदी नवरत्न। फिर अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन हुआ 1929 ईस्वी में। नोट, 1929 ईस्वी में यह पुस्तक नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी सप्तसागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई। इस वर्ष स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया गया, इसी वर्ष ही यानी 1929 में। परिवर्तित एवं इसका संशोधित रूप 1940 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। सच्चे अर्थों में पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ काल विभाजन सहित हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। हिंदी सप्तसागर एक शब्दकोश है जिसका संपादन किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र वर्मा द्वारा किया गया। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने कवियों का विवेचन किया है? 1000 कवियों का विवेचन किया है। हिंदी साहित्य में विशेष योगदान देने वाले कवियों का विवेचन किया। युगीन प्रवृत्तियों का भी विवेचन किया। प्रवृत्तियां नहीं, उस टाइम की जो विशेषताएं थी उनका भी। प्रत्येक काल का उसकी शाखाओं एवं कवियों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया गया है। सर्वप्रथम दोहरी नामकरण की पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, तो ये भी महत्वपूर्ण, यानी दोहरी नामकरण पद्धति का प्रयोग। नोट, शुक्ल ने वीरगाथा काल को भी 2 भागों में विभाजित किया। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक कालखंड को 2 भागों में बांटा, यानी उप विभागों में बांटा। उप विभागों में किसने बांटा था? मिश्र बंधुओं ने। और एक ही कालखंड को एक से यानी 2 नाम दिए, दोहरा नामकरण, दोनों में अंतर है। एक कालखंड को 2 भागों में तो बांटा मिश्र बंधुओं ने, और एक ही कालखंड को दूसरा नाम दिया, वो थे रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश भाषा काल और वीरगाथा काल, यानी
शुक्ल ने वीरगाथा काल को भी दो भागों में बांटे, एक तो अपभ्रंश भाषा का काल और एक वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य इतिहास दृष्टि भारतीय रसवाद एवं लोकमंगल की अवधारणा पर केंद्रित रही है। यह ग्रंथ विधेयवादी पद्धति में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल ने अपने आधारों को स्पष्ट करते हुए मिश्र बंधु का धन्यवाद दिया तथा हिंदी कोविद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की, ब्रज माधुरी साध्वी योगी हरि के प्रति यानी प्रतिज्ञा नहीं भाई, कृतज्ञता प्रकट की थी। यानी इन ग्रंथों की सहायता ली थी किन्होंने? रामचंद्र शुक्ल ने। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए साथियों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले एक नए वीडियो के साथ।